इस गहरी चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा मिशन बहुत ही स्पष्ट है और सच कहूं तो काफी रोमांचक भी है। रोमांचक तो है। हाँ, क्योंकि आज हम कॉस्मोलॉजी यानी ब्रह्मांड विज्ञान के उन बेहद जटिल और अत्याधुनिक सिद्धांतों का विश्लेषण करने वाले हैं जो सीधे तौर पर हमारी वास्तविकता की नींव पर सवाल उठाते हैं। देखिए, यहाँ हम जो स्रोत इस्तेमाल कर रहे हैं वो द मल्टीवर्स मिस्ट्री और आर यूनिवर्स एज अ बबल जैसे विषयों पर आधारित हैं। बिल्कुल। और आज का हमारा मुख्य विषय ये है कि क्या हमारा ब्रह्मांड सच में केवल एक बुलबुला है? ये जो मल्टीवर्स या बहु ब्रह्मांड का सिद्धांत है वो गणितीय रूप से कैसे काम करता है? और सबसे बड़ी बात कि अगर ये सब सच है तो रियलिटी या वास्तविकता की हमारी परिभाषा क्या रह जाती है। सही कहा। तो जो भी सीखने वाले ब्रह्मांड के इन रहस्यों और एडवांस फिजिक्स में गहरी दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए ये चर्चा कई नई परतें खोलने वाली है। तो चलिए इसे समझते हैं। और यहाँ सबसे अहम बात यह है कि हम किसी साइंस फिक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, अक्सर लोगों को लगता है कि मल्टीवर्स हॉलीवुड की फिल्मों का हिस्सा है। बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम बबल यूनिवर्स या मल्टीवर्स जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो ये विचार गणितीय समीकरणों और क्वांटम फिजिक्स की उन गंभीर समस्याओं से जन्म लेते हैं जिन्हें हमारा मौजूदा स्टैंडर्ड मॉडल सुलझा नहीं पा रहा है। मतलब ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये केवल एक दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि कॉस्मिक इन्फ्लेशन और स्ट्रिंग थ्योरी का एक स्वाभाविक परिणाम है। आज हम इसी बात की तह तक जाएंगे कि कैसे सैद्धांतिक भौतिकी हमें इस बिंदु तक ले आई है जहां एक अकेला ब्रह्मांड गणितीय रूप से अपर्याप्त लगने लगा है। तो कॉस्मिक इन्फ्लेशन से ही शुरुआत करते हैं। अक्सर जब ब्रह्मांड के जन्म की बात होती है तो बिग बैंग थ्योरी का जिक्र आता है। बिग बैंग? हाँ, लेकिन एडवांस्ड कॉस्मोलॉजी में बिग बैंग से भी एक कदम पीछे की स्थिति पर चर्चा होती है, यानी इन्फ्लेशनरी पीरियड। बिल्कुल। जो आर्टिकल्स और रिसर्च पेपर्स हमने देखे हैं वो स्पष्ट करते हैं कि शुरुआत में स्पेस का विस्तार प्रकाश की गति से भी कई गुना ज्यादा तेजी से हुआ। लेकिन यहाँ एक पेंच है, यह विस्तार हर जगह एक साथ नहीं रुका। और यही वो बिंदु है जहां से बबल थ्योरी का जन्म होता है। क्या आपने एलन गुथ और आंद्रे लिंडे के काम के बारे में पढ़ा है? हाँ, उन्होंने ही तो इटर्नल इन्फ्लेशन का मॉडल पेश किया था ना। एकदम सही। उनके अनुसार अंतरिक्ष का जो मूल स्वरूप है वो लगातार और अनंत रूप से फैल रहा है। मतलब वो फैलाव कभी रुकता ही नहीं है? हाँ, लेकिन इस असीम विस्तार के बीच कुछ क्षेत्रों में ये फैलाव धीमा हो जाता है या रुक जाता है, और जहां ये इन्फ्लेशन रुकता है वो क्षेत्र एक बबल या बुलबुले का रूप ले लेता है। इसे समझने के लिए अगर मैं एक रोजमर्रा का उदाहरण दूं, जैसे हम बचपन में साबुन के पानी में फूंक मारकर बुलबुले उड़ाते थे। बहुत अच्छा उदाहरण है। तो मतलब जैसे साबुन के पानी का एक बड़ा सा झाग होता है और उसमें से अचानक से एक बुलबुला बनकर अलग हो जाता है। ठीक वैसे ही अनंत फैलते हुए अंतरिक्ष में हमारा ब्रह्मांड एक बुलबुले की तरह बन गया। बिल्कुल सटीक। उस बुलबुले के अंदर की जो ऊर्जा थी वो पदार्थ और विकिरण में बदल गई, जिसे हम आज अपना बिग बैंग कहते हैं। अरे वाह! मतलब हमारा बिग बैंग पूरे अंतरिक्ष का जन्म नहीं था, बल्कि केवल हमारे इस खास बुलबुले की शुरुआत थी। हाँ, यही तो मल्टीवर्स मिस्ट्री का असली रहस्य है। अगर हम बड़ी तस्वीर को देखें तो एक बुलबुले का सीधा सा अर्थ ये है कि ऐसे और भी अनगिनत बुलबुले मौजूद हैं। ये सच में हमारी सोच की सीमाओं को तोड़ने वाला विचार है। लेकिन देखिए, विज्ञान में सिर्फ थ्योरी होना काफी नहीं है। उसके पक्ष में कोई डेटा या गणितीय प्रमाण भी तो होना चाहिए। बिल्कुल, विज्ञान बिना प्रमाण के आगे नहीं बढ़ता। तो मैं सोच रही थी कि क्या हम इस बुलबुले की कोई भौतिक सीमा या बाउंड्री देख सकते हैं? मतलब अगर हम सच में एक बुलबुले के अंदर हैं, तो क्या हमारे पास इस बात का कोई सबूत है कि इसके बाहर कुछ और भी है? देखिए, सीधे तौर पर बाहर देखना तो असंभव है, क्योंकि हमारे बुलबुले का विस्तार भी लगातार हो रहा है और हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की सीमा से बाहर नहीं देख सकते। हाँ, प्रकाश को भी हम तक पहुंचने में समय लगता है। सही कहा। लेकिन रिसर्चर्स ने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड यानी CMB के डेटा का बहुत गहराई से अध्ययन किया है। प्लैंक सैटेलाइट वाले डेटा की बात कर रहे हैं आप? हाँ, वही। उस डेटा में कुछ विसंगतियां पाई गई हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध है कोल्ड स्पॉट। अच्छा, वो विशाल ठंडा क्षेत्र। बिल्कुल। यह अंतरिक्ष का एक ऐसा विशाल क्षेत्र है जो अपने आसपास के क्षेत्रों की तुलना में असामान्य रूप से ठंडा है। कुछ कॉस्मोलॉजिस्ट का प्रस्ताव है कि ये कोल्ड स्पॉट दरअसल एक ब्रूज या चोट का निशान है। चोट का निशान? मतलब अंतरिक्ष में चोट,
हाँ, एक ऐसा निशान जो तब बना होगा जब हमारा बुलबुला किसी दूसरे नजदीकी बुलबुले से टकराया होगा। एक मिनट, अगर दो ब्रह्मांडीय बुलबुले आपस में टकराते हैं तो उसका असर केवल एक कोल्ड स्पॉट तक सीमित कैसे रह सकता है? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। मतलब ऐसी टक्कर से तो भारी मात्रा में ऊर्जा निकलनी चाहिए ना, जो पूरे ब्रह्मांड के स्ट्रक्चर को ही नष्ट कर दे। क्या हमारे स्रोतों में इस भौतिक प्रक्रिया का कोई स्पष्टीकरण दिया गया है? हाँ, बिल्कुल दिया गया है। देखिए, टक्कर का परिणाम इस बात पे निर्भर करता है कि दोनों बुलबुलों के अंदर वैक्यूम की स्थिति क्या है और वे किस गति से टकरा रहे हैं। अच्छा, मतलब हर टक्कर प्रलंबकारी नहीं होती? नहीं, जब दो बुलबुले टकराते हैं तो उनकी सीमाओं पर ऊर्जा का अत्यधिक संकेंद्रण होता है। यदि टक्कर हमारे ब्रह्मांड के शुरुआती दौर में हुई थी, जब इन्फ्लेशन अभी अभी रुका था, तो वो ऊर्जा ब्रह्मांड के विस्तार के साथ साथ फैल गई होगी। और उसी का एक धुंधला सा निशान आज हमें CMB में कोल्ड स्पॉट के रूप में दिखाई देता है। एकदम सही टुकड़ा। लेकिन अगर आज कोई दूसरा बुलबुला हमारी सीमा से टकराए तो वो सच में एक प्रलयांकारी घटना होगी। वो कैसे? क्योंकि तब वैक्यूम डीके की एक लहर प्रकाश की गति से हमारे ब्रह्मांड में प्रवेश करेगी और रास्ते में आने वाले सभी भौतिक नियमों को पूरी तरह से बदल देगी। वैक्यूम डीके, ये अवधारणा तो अपने आप में बहुत डरावनी और गहरी है। ये हमें ये सोचने पे मजबूर करती है कि जिस अंतरिक्ष को हम स्थिर मानते हैं वो शायद एक फॉल्स वैक्यूम में हो सकता है। बिल्कुल, ये एक अस्थिर अवस्था हो सकती है। खैर, अगर हम इस थ्योरी के अनुसार चलें कि इन्फ्लेशन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इसमें लगातार नए बुलबुले बन रहे हैं, तो हम सीधे मल्टीवर्स के क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। और यहीं पर आकर स्ट्रिंग थ्योरी की भूमिका सबसे दिलचस्प हो जाती है। हाँ, मैंने स्रोतों में पढ़ा था। विज्ञान के नजरिए से देखें तो मल्टीवर्स केवल बुलबुलों की संख्या के बारे में नहीं है, बल्कि उनकी विविधता के बारे में भी है। विविधता ही इसका सबसे बड़ा पहलू है। स्ट्रिंग थ्योरी हमें बताती है कि एक्स्ट्रा डायमेंशंस के फोल्ड होने के अनगिनत तरीके हो सकते हैं। गणितीय रूप से ये संख्या 10 की घात 500 मानी जाती है ना? हाँ, 10 की घात 500। ये एक इतनी बड़ी संख्या है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि इटर्नल इन्फ्लेशन से जो अनंत बुलबुले बन रहे हैं, उनमें से हर एक बुलबुले में भौतिक विज्ञान के नियम पूरी तरह से अलग हो सकते हैं। इसी को स्ट्रिंग थ्योरी लैंडस्केप कहा जाता है। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी दूसरे बुलबुले में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अलग हो सकता है, या वहां गुरुत्वाकर्षण चीजों को खींचने के बजाय दूर धकेल सकता है। एकदम संभव है। हो सकता है कि किसी ब्रह्मांड में परमाणु ही न बन पाए और वो बस एक विकिरण का सूप बनकर रह जाए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक संकट भी खड़ा होता है। आप फॉल्सिफाइबिलिटी की बात कर रही हैं? हाँ, बिल्कुल। कार्ल पॉपर जैसे विज्ञान के दार्शनिकों ने फॉल्सिफाइबिलिटी का सिद्धांत दिया था। उनका कहना था कि कोई भी थ्योरी तभी वैज्ञानिक मानी जा सकती है जब उसे गलत साबित करने का कोई तरीका मौजूद हो। ये विज्ञान का एक बहुत बुनियादी नियम है। तो अगर हम अपने बुलबुले से बाहर कभी जा ही नहीं सकते और उन दूसरे ब्रह्मांडों का निरीक्षण नहीं कर सकते, तो क्या मल्टीवर्स थ्योरी को सच में विज्ञान माना जाना चाहिए? इस विशिष्ट मुद्दे पर कॉस्मोलॉजी कम्युनिटी साफ तौर पे दो हिस्सों में बटी हुई है। हाँ, शॉन कैरोल के विचार इस पर काफी स्पष्ट है। शॉन कैरोल जैसे भौतिक विज्ञानी तर्क देते हैं कि अगर मल्टीवर्स एक ऐसी थ्योरी का स्वाभाविक गणितीय परिणाम है जो हमारे ब्रह्मांड की अन्य चीजों को सफलतापूर्वक समझाती है, जैसे कि क्वांटम मैकेनिक्स और इन्फ्लेशन, बिल्कुल, तो उनका मानना है कि हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ कुछ कड़े आलोचक भी हैं। उनका क्या कहना है? वो मानते हैं कि बिना अनुभवजन्य साक्ष्य के ये केवल सैद्धांतिक दर्शन बनकर रह जाता है, विज्ञान नहीं। दर्शन और विज्ञान के बीच की ये बहस बहुत पुरानी है। लेकिन यहाँ एक और पेचीदा सिद्धांत सामने आता है जो इस पूरी बहस को एक नया रूप देता है। आप एंथ्रोपिक प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं ना? हाँ, एंथ्रोपिक प्रिंसिपल। हाँ, इस सिद्धांत का जिक्र इन आधुनिक कॉस्मोलॉजिकल पेपर्स में बार बार आता है। ये समझाने की कोशिश करता है कि हमारे ब्रह्मांड के नियम जीवन के लिए इतने फाइन ट्यून्ड क्यों लगते हैं। फाइन ट्यूनिंग एक बहुत बड़ा रहस्य है। मतलब अगर डार्क एनर्जी की मात्रा थोड़ी सी भी ज्यादा होती तो तारे कभी नहीं बनते, और अगर मजबूत परमाणु बल थोड़ा सा भी कमजोर होता तो कार्बन नहीं बनता, और बिना कार्बन के हम यहाँ बैठकर ये चर्चा नहीं कर रहे होते। तो मल्टीवर्स और बबल थ्योरी
इस फाइन ट्यूनिंग के रहस्य को सुलझाने का एक बहुत ही तार्किक तरीका देते हैं। इसे एक बहुत ही सरल उदाहरण के तौर पर देखें, हम पृथ्वी पर ही क्यों रहते हैं? क्योंकि यहाँ जीवन संभव है। बिल्कुल, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां की परिस्थितियां जीवन के अनुकूल हैं। हम किसी गैस जायंट या उबलते हुए तारे पर बैठकर तो ये सवाल नहीं पूछ सकते। हाँ, वो तो बेवकूफ़ी होगी। इसी तरह एंथ्रोपिक प्रिंसिपल कहता है कि अगर 10 की घात 500 ब्रह्मांड हैं तो उनमें से ज्यादातर मृत और खाली होंगे, जहाँ शायद परमाणु भी ना बन पाए हों। सही, हम केवल उसी बुलबुले में अस्तित्व में आ सकते हैं जहां के भौतिक नियम कार्बन आधारित जीवन और तारों के निर्माण की अनुमति देते हैं। तो मतलब हमारे ब्रह्मांड का हमारे अनुकूल होना कोई चमत्कार या किसी विशेष डिजाइन का परिणाम नहीं है, बल्कि यह बस एक सांख्यिकी अनिवार्यता है। बिल्कुल, सांख्यिकी अनिवार्यता। बबल थ्योरी इस अस्तित्ववादी पहेली का एक बहुत ही शानदार गणितीय हल प्रस्तुत करती है। यहाँ बात सच में बहुत रोचक हो जाती है, क्योंकि ये गणितीय हल हमारी वास्तविकता या रियलिटी की परिभाषा पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा देता है। हाँ, क्योंकि अगर एंथ्रोपिक प्रिंसिपल और मल्टीवर्स थ्योरी सही है तो रियलिटी कोई परम सत्य नहीं है। मतलब हमारे भौतिक नियम, जिन्हें हम इतनी गंभीरता से लेते हैं, जिन्हें हम यूनिवर्सल लॉज कहते हैं, वो केवल हमारे इस स्थानीय बुलबुले का एक लोकल एनवायरनमेंट या मौसम मात्र है। मौसम मात्र, ये बहुत सटीक शब्द है। जो चीज़ हमारे लिए सत्य है वो मल्टीवर्स के पैमाने पर पूरी तरह से अप्रासंगिक हो सकती है। और यही विज्ञान की सबसे बड़ी शक्ति है और सबसे बड़ी चुनौती भी। जब हम वास्तविकता को इस नजरिए से देखते हैं तो मानवीय ज्ञान के इतिहास का एक बहुत बड़ा पैटर्न उभर कर सामने आता है। वो पैटर्न जिसमें हम बार बार अपनी अहमियत खोते गए हैं। बिल्कुल, जरा सोचिए, पहले हमने सोचा कि सब कुछ पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है, जियोसेंट्रिक नजरिया। हाँ, फिर हमें पता चला कि हम सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं, जो हमारा हेलियोसेंट्रिक मॉडल था। और फिर हमें एहसास हुआ कि हमारा सूर्य कोई खास तारा नहीं है, बल्कि आकाशगंगा के किनारे पर मौजूद अरबों तारों में से महज एक है। और अब हम इस स्थिति में आ गए हैं जहां हमारा पूरा अवलोकन योग्य ब्रह्मांड मल्टीवर्स के एक विशाल झाग में मौजूद एक सूक्ष्म बुलबुला हो सकता है। मतलब हर कदम पर हमारी वास्तविकता का दायरा बड़ा हुआ है और हमारा अपना महत्व सांख्यिकीय रूप से छोटा होता गया है। यही विज्ञान की सुंदरता है जो हमें विनम्र बनाती है। ये सच में एक बहुत ही गहन विश्लेषण है। ये विचार कि हमारी वास्तविकता केवल एक लोकल स्टेट है, भौतिकी के नियमों को लेकर हमारे नजरिए को पूरी तरह से पलट देता है। यह हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम कभी वास्तविकता के उस अंतिम सत्य तक पहुंच पाएंगे, या फिर हर नई थ्योरी के साथ हम केवल एक बड़े भ्रम से निकलकर दूसरे बड़े भ्रम में प्रवेश कर रहे हैं। सही कहा। और अगर रियलिटी बुलबुलों में बटी हुई है तो क्या क्वांटम स्तर पर होने वाली घटनाएं, जैसे कि क्वांटम एंटेंगलमेंट, क्या वो इस बुलबुले की सीमाओं को लांघ सकती हैं? ये आज के समय का सबसे ज्वलंत प्रश्न है। कुछ थ्योरीज में तो यहां तक कहा गया है कि क्वांटम मल्टीवर्स और कॉस्मोलॉजिकल मल्टीवर्स असल में एक ही चीज के दो अलग-अलग पहलू हो सकते हैं। लियोनार्ड सस्किन जैसे स्ट्रिंग थ्योरिस्ट्स ने इस दिशा में काफी काम किया है ना? हाँ, सस्किन का काम इस क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। ER बराबर EPR जैसी परिकल्पनाएं ये सुझाव देती हैं कि वॉर्म होल और क्वांटम एंटेंगलमेंट आपस में गहरे जुड़े हुए हैं। मतलब स्पेस टाइम और क्वांटम सूचना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिल्कुल। अगर हम मल्टीवर्स को एक क्वांटम सिस्टम के रूप में देखें तो बुलबुलों के बीच का अलगाव केवल स्पेस टाइम का अलगाव है, लेकिन हाई डायमेंशनल स्पेस में वे सभी एक दूसरे से उलझे हुए हो सकते हैं, एंटैंगल्ड हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी वास्तविकता भले ही एक बुलबुले के अंदर बंद महसूस होती हो, लेकिन सूचना के स्तर पर ये पूरे मल्टीवर्स के नेटवर्क का एक अटूट हिस्सा है। और यही हमें ये बताता है कि हम ब्रह्मांड में पूरी तरह से अकेले या अलग थलग नहीं हैं। हम अलगाव में नहीं हैं, बल्कि एक असीम जटिलता का हिस्सा हैं। तो अगर हम आज की इस पूरी वैज्ञानिक और दार्शनिक यात्रा को समेटें तो हमने देखा कि कैसे कॉस्मिक इन्फ्लेशन ने बबल यूनिवर्स की नींव रखी, और कैसे इटर्नल इन्फ्लेशन और स्ट्रिंग थ्योरी लैंडस्केप मिलकर एक ऐसे मल्टीवर्स का निर्माण करते हैं जहां भौतिकी के नियम बुलबुले दर बुलबुले बदलते रहते हैं। हमने CMB डेटा में कोल्ड स्पॉट जैसे संभावित साक्ष्यों पर भी चर्चा की, और ये भी परखा
कि कैसे एंथ्रोपिक प्रिंसिपल हमारे अस्तित्व और ब्रह्मांड के फाइन ट्यूनिंग को एक तार्किक आधार देता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने ये समझा कि विज्ञान हमेशा अपनी सीमाओं को परखता रहता है। मल्टीवर्स थ्योरी की आलोचना है, जैसे कि इसकी फॉल्सिफायबिलिटी का मुद्दा, इसे कमजोर नहीं बनाती। बिल्कुल नहीं, बल्कि वो कॉस्मोलॉजी को और अधिक कड़े परीक्षणों के लिए प्रेरित करती हैं। तो जो भी सुनने वाले इन विषयों का गहराई से अध्ययन करते हैं, उनके लिए स्पष्ट है कि वास्तविकता के बारे में हमारी समझ अभी अंतिम रूप से तय नहीं हुई है। ये लगातार इवॉल्व हो रही है और शायद हमेशा होती रहेगी। और यही लगातार इवॉल्व होने वाली समझ आलोचनात्मक सोच का मूल है। सीखने वालों के लिए ये केवल जटिल भौतिकी के सिद्धांतों को याद करने के बारे में नहीं है, बल्कि उस मानसिक लचीलेपन को विकसित करने के बारे में है जो नई जानकारी के सामने पुरानी मान्यताओं को तोड़ने का साहस देता है। तभी हम असल में कुछ नया सीख पाते हैं। बिल्कुल। आज हमने उस झाग की बात की जो इस मल्टीवर्स का निर्माण करता है, उन अनगिनत ब्रह्मांडों की बात की जो अपने अपने बुलबुलों में बंद हैं। लेकिन अब इस पूरी चर्चा के अंत में जरा इस एक विचार पर ध्यान केंद्रित कीजिए। अगर हमारा ब्रह्मांड वास्तव में एक इटर्नल मल्टीवर्स के भीतर विस्तार कर रहा केवल एक बुलबुला है और उसके आसपास ऐसे ही अनगिनत और बुलबुले मौजूद हैं, तो उस असीम खाली जगह के बारे में सोचिए। हाँ, उस असीम खाली जगह के बारे में सोचिए जो इन अनगिनत बुलबुलों के बीच मौजूद है। आखिर उस खालीपन में क्या छिपा हो सकता है?